जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं कनाडा की। कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने डिफेंस पैक्ट साइन किया है। भारत और अमेरिका, कनाडा और अमेरिका के रिश्ते बीते दिनों हमने देखा कि उसमें दरार आई है, दूरी आई है, और साथ ही साथ जो ग्लोबली एक हलचल मची यूएस सबके बीच में, यूरोपियन यूनियन और कनाडा ने डिफेंस पैक्ट साइन किया है। इस डिफेंस पैक्ट में ना सिर्फ डिफेंस बल्कि जो एनवायरमेंटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जितने भी क्लाइमेट क्राइसिस इन सबसे रिलेटेड इश्यूज पर ये जॉइंट वर्क करने की बात की गई है। और इस सब के बीच में हम प्रधानमंत्री मोदी की भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, और साथ ही जो कनाडा ने यूक्रेन वॉर में भी कंट्रीब्यूट करने की बात इस पूरे पैक्ट में और इस सब के तहत हुई है। आगे इस पूरे को डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, कनाडा, यूरोपियन यूनियन जो कभी क्लोजेस्ट एलाय हुआ करते थे अमेरिका के, आज उनसे पूरी इक्वेशन बदल चुकी है। और कनाडा और जो भारत के रिश्तों में बीते दिनों बदलाव आया था, अब जो न्यू पीएम है उनके चलते अब रिश्ते भी बेहतर हो गए हैं। तो इस सारे बदलाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने अभी एक तरह से डिफेंस और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है जो हुँ, उन्होंने साइन किया है। आप ये देखिए, दोनों ही अमेरिका के क्लोजेस्ट एलाइज रह चुके हैं और अभी भी है। पर हुँ, बीते कुछ दिनों में आपने देखा है कि किस तरह से हुँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से खरी खोटी बोलना चालू कर दिया था यूरोपियन यूनियन के खिलाफ। और आपको हुँ, मालूम है कि किस हिसाब से उन्होंने कनाडा की सॉवरेनिटी के ऊपर बार बार उन्होंने कमेंट्स किए हैं। वो ओपनली बोल रहे हैं कि कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बन जाना चाहिए। और हुँ, एक तरह से उन्होंने गवर्नर ट्रूडो से एड्रेस किया था उस समय। तब एक तरह से कैनेडी को लग रहा था कि अब एक तरह से हमें अमेरिका के ऑर्बिट से निकलना जरूरी है। और यूरोपियन यूनियन भी खफा है, क्योंकि आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि हम ग्रीनलैंड को परचेज करने को तैयार है, डेनमार्क को हम पैसा दे देंगे, ग्रीनलैंड को हम ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कुछ तरह से फ्रिक्शन दोनों के बीच में आ रही है। और आपने देखा है कि अभी नेटो की समिट चल रही है, जिसमें अमेरिका इंसिस्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन को कि आपको 5% अपना जो बजट है, 2% आप खर्च करते हो जीडीपी का, उसको बढ़ा के आपको 5% करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर भी नेगोशिएशन चल रहे हैं। अब ये देखिए, नेटो समिट के दौरान ही ये एक तरह से एग्रीमेंट साइन हुआ है। एग्रीमेंट साइन हुआ है डिफेंस का, उसमें बात मैरीटाइम सिक्योरिटी G7 का समिट। साइन। G7 समिट। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, ये सब चीज है, वो यही बता रहा हूँ। अभी नेटो का समिट अभी चल रहा है, आज दूसरा दिन है। हुँ, ठीक हुँ, है, तो ये एक दोनों देश जो अमेरिका के ऑर्बिट में थे, अब वो अमेरिका से टूट के वो खुद का एक तरह से डिफेंस आर्किटेक्चर बना रहे हैं। आपको मालूम है कि यूरोप ने अभी 150 बिलियन डॉलर्स का एक डिफेंस फंड निकाला है, जिसके हुँ, अंदर बताया जाता है कि उसमें भी कनाडा कंट्रीब्यूट करने को तैयार है। मेरा एक चीज देखिए कि G7 के समिट में आपने देखा होगा कि जब वो समिट हो रही थी, तब डोनाल्ड ट्रंप भाग गए थे उधर से। तो उन्होंने बोला कि मुझे ईरान के रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा कार्य करना है, वैसा कुछ किया नहीं था, उन्होंने कुछ दिनों बाद किया था। पर आप ये देखिए, कनाडा में ही मीटिंग हो रही थी, दोनों का बॉर्डर स्टेट है, चाहे तो आधे घंटे में वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। पर वो मोदी जी के आने से पहले वो भाग गए। अब वो देखिए, उधर मोदी जी ने जाके खरी खोटी भी सुनाई है कि आप टेररिज्म फैलाने वाले स्टेट्स को रिवॉर्ड करते हो। और अब इसका जो जवाब है डोनाल्ड ट्रंप दे नहीं सकते थे, इसके लिए वो भाग गए थे। और आपने देखा कि कैसे उन्होंने मैक्रोन से बात की और बोला कि क्या बात है भाई साहब, आजकल ट्विटर में बहुत ज्यादा फाइटिंग कर रहे हो। दोनों खिल खिला के हंस पड़े थे। तो कहीं ना कहीं वो हंसी डायरेक्ट थी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। मैं ये संदर्भ में इसके लिए बता रहा हूँ कि आज भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते स्थापित हो रहे हैं। कुछ 2 महीने पहले आपको ध्यान होगा, अंबर जी, हमने शो भी किया था जिसमें हमने बताया था कि ईयू की जो
चीफ है उर्सुला वैन डर लेन, वो अपने पूरे कैबिनेट के साथ भारत आई थी और भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रही है, ठीक है। और आपने देखा है कि कनाडा के साथ जहां भारत के प्रधानमंत्री अभी G7 समिट में गए थे, जो G6 हो गई थी, अमेरिका तो भाग गया था उधर से, तो उधर भी हमने डिप्लोमेटिक मिशंस को रिस्टोर किया है। एक तरह से भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स को कनाडा ने एड्रेस भी किया है और उन्होंने खालिस्तानी जो उधर समर्थक है, आतंकवादी है, उनको एक तरह से वापस उनके ऊपर लगाम कसने की बात कही है। और एक और एक चीज है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारा और उनके बीच में रुका हुआ था, उसके ऊपर भी बात वापस चालू कर दिया जाएगा। देखिए, दोनों देश अमेरिका से परेशान हो चुके हैं। ट्रम्प की जो नासमझी है, जिसमें अपने पुराने एलाइज को वो परेशान कर रहे थे, और उन्हीं की अब वो जो ट्रम्प के साथ जो ट्रम्प ने जो उनके साथ बदसलूकी की है यूरोपियन यूनियन और कनाडा से, तंग आके वो लोग आपस में समझौता कर रहे हैं। और इसमें दोनों के बीच में कॉमन कनेक्टिविटी पॉइंट क्या है? भारत है। भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, कनाडा भी कर रहा है और EU भी कर रहा है। दोनों भारत के साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए भी रेडी है, डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए भी रेडी है, तो सब जगह है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है कि मोदी जी का इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि आज नेटो के अंदर जो क्रैक्स थे वो दिखने लग गए। देखिए, बहुत लोग मानेंगे नहीं, वो तो आप हमेशा बोल भी सकते हैं कि मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं हुआ है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें मोदी जी की जो डिप्लोमेसी है वो नजर आती जा रही है। और आप ये देखिए ना कि भारत के साथ सब लोग बिजनेस करने के लिए तैयार है, भले फ्रांस हो, भले जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, ग्रीस हो। और आपने तो देखा कि मोदी जी अभी साइप्रस भी गए थे, और साइप्रस नेक्स्ट टर्म में EU का चीफ बनने वाला है 6 महीने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे वी विल हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग विद द यूरोपियन यूनियन एज वेल इन मैटर्स। अब एक चीज जानने वाली बात है कि आज अमेरिका जो अपनी दादागिरी बता रहा है, और एक तरह से उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ये देश थे, कनाडा और EU। कनाडा तो उसका इमीडिएट नेबर ही था, मतलब बोलते थे कनाडा तो इज अ बैकयार्ड ऑफ अमेरिका। आज वो भी वहां से परेशान होके वो EU के साथ दोस्ती कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो एक तरह से EU के अंदर जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसको भी बढ़ा रहा है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप बन रही है EU और कनाडा के बीच में, और पार्टनरशिप बन रही है इंडिया और कनाडा के बीच में भी, इंडिया और EU के बीच में भी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे ये जो मल्टी बायलैटरल पार्टनरशिप जो हो रहे हैं, उसके अंदर कॉमन थ्रेड इंडिया है। और आपने ये भी देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप अवॉइड कर रहे हैं, G7 के समिट में भी वो अवॉइड किए थे, मोदी जी को नहीं मिल पा रहे थे। मोदी जी से आंख से आंख दिखा के कैसे मिलेंगे? वो तो बोल रहे थे मोदी जी माय फ्रेंड, बट वो आसिम मुनीर के साथ लंच कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर मोदी जी ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया तो उनकी फजीयत हो जाएगी, इसके लिए मुंह छुपा के भाग गए। ये मैं बता देता हूँ। बिल्कुल। और पीएम कानी ने टेररिज्म को लेकर काफ़ी दो टूक बात भी रखी है कि हम किसी भी तरह के टेररिज्म को नहीं सपोर्ट करेंगे या बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफ़ी कुछ जस्टिन ट्रूडो के बाद ये कुछ बदलाव कनाडा में आए हैं। भारत और कनाडा के रिश्तों में भी बहाली हुई है, और जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं उनको रिस्टोर किया जा रहा है, जो डील्स पेंडिंग थी उन सब पे काम हो रहा है, तो ये बदलाव है। लेकिन उमेश जी, जो ये बदलाव हमें दिखा है, ग्लोबल जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जो अमेरिका के अलाइज थे वो उससे दूर हो गए हैं, जिसमें भारत, कनाडा, यूरोपियन नेशंस शामिल हैं। और इधर इस सब में आगे आप अमेरिका की जो हेजेमनी है, आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप डिसीजंस ले रहे हैं और अपने पुराने जो अलाइज हैं उनसे दूरी बना रहे हैं, उनको ऑफेंड कर रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या कुछ आगे आपको क्या संभव नजर आ रहा है इन सारी चीजों से? देखिए, ट्रम्प क्या कर रहा है, उसका एक ही चीज है कि वो अमेरिका का डेब्ट कम करना चाहता है, पर वो हम्म। कभी कम हो नहीं सकता। अभी भी देखिए 37 ट्रिलियन पहुंच चुका है। वो ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा सबको डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है। अब सबको अमेरिका को छोड़ के द वर्ल्ड इज गोइंग अवे फ्रॉम अमेरिका लेड वर्ल्ड ऑर्डर। अब वो दादागिरी कर रहा है, तो लोगों ने बोला है कि इसको छोड़ो, हम आपस में ही ट्रेड करके अपना ट्रेड एक दूसरे से बढ़ा के हम अमेरिका के साथ हमारा जो ट्रेड है उसको कॉम्पनसेट कर लेंगे। तब आप हम्म। देख रहे हैं ग्रेटर इंटीग्रेशन हो रहा है,
between EU and Canada, between EU and India, EU and China. तो सब लोग अमेरिका लेड वर्ल्ड ऑर्डर से दूर होते जा रहे हैं। आप कितने दिन आप फूफा जी बन के बैठोगे? कितने दिन लोग आपकी बकवास सुनेंगे? कहीं ना कहीं उसका तो पुशबैक आएगा। और आपने देखा है कि कितने राष्ट्रीय अध्यक्षों को उन्होंने बेइज्जती किया। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे जेलेंस्की, उन्होंने उनको तो फुलिश बोल दिया। तो एक तरह से एक इस कैमरा में, ये कैमरा में ऑन कैमरा ये कभी नहीं होता है। तो ये प्रेसिडेंट की कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो और लोगों को भी भरोसा भी नहीं है। और कल हमने एक शो भी किया था जिसमें आपने देखा था जर्मनी और इटली वो अपना गोल्ड मांग रहे हैं अमेरिका से। जो जर्मनी का 1230 टन का गोल्ड है और इटली का 700 टन ऑफ गोल्ड है जो अमेरिका के मैनहट्टन में रखा हुआ है, उसको भी वापस मांग रहे हैं। तो ये चीज बता रहा है कि देयर इज अ क्रैक बिटवीन एन अलायंस बिटवीन ईयू एंड अमेरिका। देखिए एक को एक चीज बता देता हूँ, ब्लैक रॉक जो अमेरिकन कंपनी है वो अभी बोल रहा है कि आपको अभी यूरोपियन ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप सोचिए, ब्लैक रॉक अमेरिकन कंपनी होके बोल रहा है कि आप यूरोपियन ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए। तो उसको कहीं ना कहीं जो यूएसडीटी, जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स एक तरह से सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट हो रहे थे, वो अब उसको नजर नहीं आ रहा है। और इसी साल अगस्त में 9.2 ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रेजरी वापस मैच्योरिटी पे आ रहा है। अब वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कौन उसको लेगा? अमेरिका का सबसे बड़ा इश्यू वही है। और इसके लिए आपने देखा है कि अमेरिकन राष्ट्रपति अपने जो फेड के चेयरमैन है पावेल साहब को बोल ही रहे हैं कि आप रेट घटाइए। पावेल इज नॉट एडियरिंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वहां पे भी अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तो अब क्या है, आपने और हमने देख भी लिया कि कैसे अमेरिका रिसेशन में भी जा सकता है। जब डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की लड़ाई हुई थी, तब आपको मालूम है उस दिन रात को ट्वीट किया था, तो इलॉन मस्क ने बोल दिया कि यूएस विल गो इनटू रिसेशन। भले ही वो ट्वीट आज डिलीट कर दिया, पर स्पर ऑफ द मोमेंट उन्होंने बोल दिया था। तो कहीं ना कहीं उसकी भी पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। तो एक तरह से यूरोप और कनाडा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो यूएस के साथ रह के कैजुअलिटी नहीं बनना चाहते। उनका जो प्रेसिडेंट है उनको तो डुबाएगा, सबको डुबाने वाला है। तो सब लोग आपस में एक तरह से समझौता कर रहे हैं, आपस में ट्रेड पैक्ट्स कर रहे हैं, आपस में मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस, न्यू टेक्नोलॉजीज, साइबर, सब जगह वो लोग करार करते जा रहे हैं ताकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो जाए और म्यूचुअल बेनिफिट दोनों को मिले। एब्सोल्युटली काफ़ी तेज़ी से बदलाव हमें नज़र आ रहे हैं और जैसे कि हमने देखा है कि कनाडा और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो करार हुआ है, इससे काफ़ी कुछ नज़र आता है और हम यूएस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो वो भी नेटो समिट में आने की उम्मीद है और आपको अभी तक तो वहाँ पर वो पहुँचे नहीं आई थिंक अब जो 2 पहुंच दिन चुके हैं। हुआ है तब तक तो नहीं आए थे लेकिन अब पहुँच चुके हैं। ये था कि ट्यूज़डे वो पहुँचेंगे। तो देरी की वजह क्या ये हम ईरान-इज़राइल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझा जाए या फिर वो जी7 से भी चले गए, फिर नेटो में भी जा रहे हैं या फिर जो पहले से ही वो नेटो से दूरी बनाते नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे ये समझा जाए? देखिए नेटो के अंदर मैं बताता हूँ, नेटो के अंदर जो ओवरवेलमिंग डोमिनेंस होता है वो अमेरिका का ही होता है, क्योंकि अमेरिका उसका 66% बजट वो अमेरिका उसको वहन करता है। बाकी सब नेटो कंट्रीज मिलके 34% वो लोग वो खर्चा उतारते हैं। अब अमेरिका बोलता है कि मुझे अपना खर्चा कम करना है और आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ। तो उन्होंने 2% से 5% प्रपोज किया है। अब उसके ऊपर बातचीत होगी। यूरोपियन यूनियन ये बोलते हैं, और एक और एक चीज है, आप अगर नेटो के मेंबर्स बनते हो तो आपको वेपन सिस्टम्स अमेरिकन कंपनी से ही ले सकते हो। और अमेरिकन कंपनीज के जो वेपनरी है वो हाईली एक तरह से इन्फ्लेटेड है। तो अब यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि हम क्यों उनको पैसा दें, हम खुद अपना डिफेंस जो आर्किटेक्चर है हम तैयार कर सकते हैं। जर्मनी के पास वो टेक्नोलॉजी है, आपको मालूम है स्वीडन की जो कंपनी है साब है, ब्रिटिश के पास बीएई सिस्टम्स है, इटाली के पास कंपनीज है। सब लोग मतलब यूरोप के पास पूरी टेक्नोलॉजीज है। तो व्हाई आर दे नॉट सपोर्टिंग यूरोपियन डिफेंस कंपनीज? तो वो अब यूरोपियन आर्किटेक्चर पे, डिफेंस आर्किटेक्चर पे बात कर रहे हैं। और यूरोपियन कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने $150 बिलियन का फंड प्रपोज किया है।
और उसके अंदर भी कनाडा इन्वेस्ट करने वाला है, ये देखिए। वो लोग बोल रहे हैं कि लेट्स नॉट गो विद अमेरिकन, लेट्स हम लोग अपना खुद की कंपनीज को बढ़ावा देते हैं और हम यहाँ पे अपना डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, देयर इज अ फिशर, देयर इज अ क्रैक इन नाटो। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो कॉमन फैक्टर है इसके अंदर, ये मेरा मानना है, ये मेरा तो वो है मोदी जी। जिस हिसाब में मोदी जी की डिप्लोमेसी काम कर रही है वेस्ट के अंदर, उन्होंने एक तरह से खूब कर दिया है अमेरिका के खिलाफ। इसके लिए आज आप देखिए, अमेरिका वो बोलते हैं ना, अ, वो बिल्ली के जैसे जाके वो आज रूठ चुके हैं और अमेरिका एकदम अलग थलग पड़ गया है। और उसको, और आपको मालूम है अमेरिकन राष्ट्रपति को अगर नोबेल पीस प्राइज से भी नॉमिनेट करना पड़ रहा है तो उसके लिए भी वो टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान के पास जा रहा है। ऐसी हालत हो गई है उसकी। हाँ, थोड़ा-सा नोबेल प्राइज़ का ऑब्सेशन तो नज़र आ रहा है डोनाल्ड ट्रम्प पे, लेकिन नेटो की बात करें तो नेटो से तो उन्होंने आते ही दूरी बना ली थी। वो दिख रहा था उन्होंने जो फैसले लिए थे, उन्होंने जो उसमें नेटो से भी दूरी थी, फंडिंग उसकी रोकी जाने की बात की थी। तो काफ़ी बड़े उन्होंने फैसले लिए थे, अब उन फैसलों का असर दिखाई भी दे रहा है। वो जो फैसले लिए हैं, वो लॉन्ग टर्म में अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे या कुछ और उसका असर अदर वे अराउंड हो सकता है, अदरवाइज हम देखेंगे जो करना चाह रहे हैं। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रम्प काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, जो फैसला लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इक्वेशंस चेंज हो रही है उसमें कुछ और ही नज़र आ रहा है। आने वाले समय में ये बदलाव किस तरह का असर दिखाएगा, क्योंकि एक ग्लोबल शिफ्ट या हम कहें जो टर्न नज़र आ रहा है उसकी वजह से ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, दुनिया भर में उथल-पुथल है, अलग-अलग हमें कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर लाइक सिचुएशंस नज़र आ रही है। सबके बीच में जो कनाडा और यूरोपियन यूनियन या फिर और कंट्री जिसमें भारत है, सब अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कवायद में लगे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ आगे नज़र आएगा, वो आने वाला समय बताएगा। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।